बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब आपका कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें, और सवाल को मुख्तसर रखें। लेकिन अगर आपका केस कोर्ट में, होम ऑफिस में पेंडिंग है या आप कोई डिटेल एडवाइस चाहते हैं तो फिर हमेशा की तरह हमारी एडवाइस है कि या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ बेस्ट है कि आप पर्सनली आके मिलें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और उनको देखते हुए, या जो आपके क्लेम है या आपके एप्लीकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए, या कोई क्वेरी है अगर होम ऑफिस से या कोर्ट से, तो उसको कंसिडर करते हुए एक अप्रोप्रिएट एडवाइस हो सके। तो आज बिला वक्त के बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रियाज भाई, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है जी प्लीज़। विजिट वीज़ा के मुतालिक। मालूम है कि पाकिस्तान अभी रेड लिस्ट में ही है, राइट। लेकिन ये पता करना था कि काइंडली कि अगर आजकल विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन क्या की जा सकती है पाकिस्तान से ठीक कि नहीं? और ठीक। काइंडली प्लीज फोन पे ही जवाब दीजिएगा, मैं टीवी के पास नहीं हूँ। थैंक यू सो ठीक है, मच, कंट्रोल से जज़ाकल्लाह, प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम। इनको कॉल कट नहीं करना। ओके, पहली बात तो ये है कि सबको या आपको या ऑफिसरों को पता है कि पाकिस्तान भी उन कंट्री के ग्रुप में है, लिस्ट में, जो कि यूके ने कहा हुआ कि जब अगर आप पाकिस्तान से यूके में आते हो तो आपको यहाँ पे उनके जो नोमिनेटेड या डेजिग्नेटेड जो उनके होटल्स हैं वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा 10 डेज़ के लिए। अब इस सूरत हाल को कंसिडर करते हुए मैं आपको, ये मेरी तमाम व्यूवर्स को कॉलर से बड़ी स्ट्रॉन्गली एडवाइस है कि जब तक ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती उस वक्त तक अगर कोई इंतहाई एमरजेंसी विज़िट ना हो तो कोशिश करें कि एज ए जनरल विजिटर के लिए या टूरिस्ट विज़िट के लिए एप्लीकेशन करने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके वीज़ा लगने के और उस पर ट्रैवल करने के चांसेस काफ़ी सारे लो हैं। अगर कोई ख़ास रीज़न है कि किसी का कोई फंक्शन है, पार्टी है, या इवन कोई अनफॉर्चुनेट अगर हो जाता है तो फिर तो समझ में आती है, और या कोई बिज़नेस आपकी डील है जिसमें आपको अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सूरतों में जो आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है उनको अगर कंसिडर करते हो तो येस यू कैन मेक द एप्लीकेशन, जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं वो करें, कोई इशू नहीं होएगा। लेकिन अगर आप एज ए जनरल विजिटर आना चाहते हो एज ए टूरिस्ट तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये इंतहाई अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। अब दूसरा सवाल इसका रेलेवेंट ये था कि क्या जो ब्रिटिश एम्बेसी है वो पाकिस्तान में क्या काम कर रही है कि नहीं कर रही, या जो विजिटर एप्लीकेशन है क्या वो हम सबमिट करें और हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यस, एम्बेसी काम कर रही है। एम्बेसी का काम सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है। इमिग्रेशन के अंदर देखा जाए तो मोस्ट लाइकली 87 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, और शायद इससे भी ज़्यादा हो नंबर। लेकिन इन तमाम कैटेगरीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन करनी है। जैसे जो स्टूडेंट हैं उनकी आजकल एप्लीकेशन जा रही हैं, कंसिडर हो रही हैं और रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इसी तरीके से जो स्पाउस वीज़े हैं उनके लिए भी चल रहा है, जो बच्चों के चिल्ड्रन एक बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका भी हो रहा है। लेकिन सिर्फ विजिटर के लिए एक सजेशन ये है कि ड्यू टू कि एक पेंडेमिक इशू था, फिर पाकिस्तान स्पेशली एक रेड लिस्ट के अंदर है इंक्लूडिंग इंडिया एज़ वेल, तो इसलिए अगर आप अब अप्लाई करोगे तो फिर रीज़न देनी पड़ेगी कि अगर आप 4 वीक के लिए आते हो तो 2 वीक तो आप क्वारंटीन कर रहे हो, तो दैन द रेस्ट ऑफ 2 वीक्स आप क्या करोगे। तो इसलिए 2-3 चीज़ों पे विजिटर के लिए एम्बेसी खुली है, एप्लीकेशन ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यस आपने सबमिट कर दी, फिर आपने, उन्होंने मांगा कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दें, वो भी आपने कर दिए। अपॉइंटमेंट भी मिल रही हैं, वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट जमा करा दोगे, प्रोसेस सारा अवेलेबल है। लेकिन विजिटर के लिए शायद इट्स नॉट राइट टाइम। बट अगेन अगर आपने सवाल पूछा कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, तो वो ऑफ कोर्स यही कि उनके आने का पर्पज़ क्या है, यहाँ पर उनको अकोमोडेट कौन करेगा, और उनके अपने होम कंट्री के अंदर जो सोशल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टाइज़ हैं या फैमिली टाइज़ हैं, वो तमाम एविडेंस लगाना होगा कि ताकि ये साबित हो जाए कि आपके फैमिली मेम्बर का यूके में सोली एंड इंटायरली टू कम इन द यूके, उनका जो पर्पज़ है टू विजिट द यूके एंड फैमिली, एंड देन दे हैव अ प्लान और हैव अ very clear or certain intention to leave the country within this authorized time.
फिर तो कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है, लेकिन मेनली कि आजकल थोड़ा सा अवॉइड कर लें। होपफुली कि नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर या मंथ में अगर अच्छी रिपोर्ट आती है कि हम लोग ये तमाम जो कंट्रीज़ जो लिस्ट से बाहर जाते हैं, जब भी ये थोड़ा सा इंशाल्लाह जो मामला ठीक होते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास राइट है जब मर्जी एप्लीकेशन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये कि एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे कि प्लीज़। आपका प्रोग्राम देख देख के ये नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। तो पूछना ये था कि लास्ट मंथ 15 ऑफ मई को मेरी अपील अलाउ हुई थी और मुझे 18 ऑफ मई को डिसीजन ईमेल के थ्रू रिसीव हुआ था। राइट। हाँ, तो उसके बाद ये था कि उस पर लिखा था कि 14 डेज अपील होम ऑफिस आगे कर सकता है। तो आज जैसे 8 जून है तो मैं वेट करता रहा हूँ। तो काइंडली मुझे बता दें कि आगे क्या प्रोसीजर होगा और अब मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ होम ऑफिस से या स्टिल मुझे वेट करना आपकी पड़ेगा? जो और ये एप्लीकेशन वो किस केस बेस के ऊपर है जी? ये FLRO FP था। राइट। और ये अपील जो अलाउ हुई है वो ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पर की है जज ने अलाउ। ठीक 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 ठीक। ये डीपली मुझे बता दें तो फिर मुझे पता चले, और ये भी बता दें कि 14 वर्किंग डेज है या कैलेंडर डेज है। ठीक है, ठीक। फिर मैं आपका आंसर सुनता हूँ। ओके, आप टीवी पे आंसर थैंक यू सो मच रियाज आप। भाई। थैंक यू ओके, सर, बाय। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। पहले सबसे बहुत शुक्रिया जब आप लोग जो हमें सुन रहे हैं या हमारे प्रोग्राम को वॉच करते हैं, जब अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे खुशी भी होती है, क्योंकि ये वीनस टीवी का थैंक यू के और साथ हम भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए एज ए चैरिटी काम करते हैं, ताकि चलो जो है हम कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। अब सेकंड आपके सवाल की तरफ जाते हैं मेरे भाई। सवाल ये है कि जब कोई भी विद इन कंट्री एप्लीकेशन, जब ये कोर्ट में डिसीजन आता है या आउट ऑफ कंट्री भी होता है, तो बिल्कुल जो सेकंड पार्टी होती है विच इज़ होम ऑफिस, उनके पास राइट है कि वो 14 डेज़ के अंदर अंदर जो कोर्ट की डिसीजन है, जज का जो ट्राइब्यूनल का या डिटर्मिनेशन है जज साहब की, उनको चैलेंज कर सकें। लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्या होम ऑफिस ने या जो जज ने जो डिसीजन दिया है उन्होंने उनको किस हद तक इन डिटेल जो डिसीजन दिया है, तो उसके बाद होम ऑफिस खुद असेस करता है कि जो ग्राउंड्स उन्होंने डिसीजन लेते हुए जो प्री ली गई हैं या एविडेंस ली गई है जज साहब की तरफ से, क्या अगर इनको अपील में जाते हैं तो क्या हमें ये केस विन कर जाएंगे या हमारे पास कोई 50% चांस हैं कि हम कोर्ट में जाके इसके ख़िलाफ़ परमिशन ले जाएं। अगर नहीं होएगा तो फिर होम ऑफिस उसको डिसीजन पे कम से कम इसको नहीं लेके जाता, चैलेंज करता। रीज़न ये है कि जब ट्राइब्यूनल से डिसीजन आता है तो उसके बाद अपर ट्राइब्यूनल में केस को फाइट करने के लिए सबसे पहले आपको परमिशन अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप फर्स्ट परमिशन रिफ्यूज़ होती है तो उसको अपर ट्राइब्यूनल में परमिशन अप्लाई करती हो। अगर वहाँ भी ख़त्म हो जाए तो फिर आपके पास राइट नहीं होता। अब 14 डेज़ में होम ऑफिस के पास राइट है टू अप्लाई फॉर द परमिशन फॉर अपील। अगर वो नहीं होता या वो करते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्टली टाइम काउंट करें कि ये वर्किंग डे हैं या नॉन वर्किंग डेज़ हैं या जनरल डेज़ हैं, या वैसे जो 14 डेज़ होते हैं ये इंक्लूडिंग वीकेंड भी काउंट होता था। पहले होता था 10 वर्किंग डेज़, अब उन्होंने बजाय 10 वो वर्किंग डेज से काउंट में प्रॉब्लम आता था। अब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि द डे यू रिसीव द जजमेंट बोथ पार्टीज़, फ्रॉम दैट डेट से आपके 14 डेज़ काउंट हो जाते हैं। पहले ये था कि वो पोस्ट आती थी, कहते थे जो डीम सर्विस है वो आफ्टर 2 डेज स्टार्ट होती है या 1 डे स्टार्ट होती है। अब वो भी ख़त्म हो गया। जब आपको ईमेल आ गई तो इसका मतलब ये कि आपको ऑटोमेटिकली सेम डे डिलीवर हो गया, और अब द ईमेल से 14 डेज काउंट होंगे इंक्लूडिंग वीकेंड। लेकिन बहुत कम होता है कि अगर उसको होम ऑफिस को पता चल जाए कि जो जज साहब ने डिसीजन दिया है और जिस ग्राउंड्स के ऊपर डिसीजन दिया है या जिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को उन्होंने कोट करते हुए ये डिसीजन दिया है, अगर ये ऊपर जाएंगे तो हम हार जाएंगे, तो वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जब तक हम उसको 80% 90% ये श्योर ना हो कि हम विन कर जाएंगे, अदरवाइज दे नॉट टेक द रिस्क। उसकी रीज़न ये अगर वो हारेंगे तो उनको फिर बहुत सारी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इसलिए आपका ह्यूमन राइट्स पे केस था, जज साहब ने आपके हालात को देखते हुए ग्रांट कर दिया। वेरी लेस चांस कि वो इसको चैलेंज करेंगे। अगर करेंगे भी तो फिर वो आपको या आपके वकील को
नोटिफाई हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका रेलेवेंट सवाल बहुत है इंपॉर्टेंट कि वो एग्जैक्टली 14 डेज में पता नहीं चला तो क्या पोजीशन है, ये सम टाइम मेरे भाई 2-3 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल लास्ट डे अप्लाई किया हो और फिर आपको 2 दिन बाद पोस्ट मिले या हफ्ता बाद मिले, तो इस पर ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन जस्ट कीप इन टच विद योर सोलिसिटर, जो भी एक्शन या उनका रिएक्शन होगा वो आपके वकील को वाया कोर्ट या उनके वकील के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि वेरी लेस चांस कि वो इसको चैलेंज करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपको बहुत अच्छा अजर दे। शुक्रिया। अच्छा आमीन। रमज़ान भाई, मैं पुर्तगीज नेशनल हूँ और राइट मेरी नेशनैलिटी अप्रूव्ड हुई है जनवरी में। राइट उससे पहले मैं पुर्तगीज, मेरी वाइफ भी पुर्तगीज है, राइट तो मैंने अपना प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया था जो रिफ्यूजल हो गया सिर्फ अपने बेस पे। राइट। अब थोड़ा सा टाइम है, अगर मेरी बीवी का प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करके वो फाइल पेंडिंग में जाए तो मेरा अप्रूव हो सकता है कि नहीं? उसका पहले अप्रूव होगा फिर मेरा अप्रूव होगा। आपकी नेशनलिटी कौन सी मेरे भाई? मेरी भी पुर्तगीज नेशनल, लेकिन मैं जनवरी में पुर्तगीज नेशनल हुआ। ओके, आप जनवरी में हुए हो, दिसंबर के बाद हुए थे, ठीक है, अंडरस्टैंड। जी 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 ओके जी ओके, जी ठीक जी। ठीक। और आपकी वाइफ के पास नेशनलिटी कौन सी है? वो भी पुर्तगीज नेशनल है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। टीवी पे आंसर सुने। ओके रमज़ान साहब, शुक्रिया अगेन अप्रिसिएशन का, लेकिन कम टू द पॉइंट। आप लॉ ये कहता है कि अगर जो लोग यूके में यूरोपियन रह रहे हैं वो अगर यूरोपियन नेशनल हैं तो उनके पास राइट है कि जो जनवरी 2021 से लेके जून तक अपने आप को सेटल करें या अपने बच्चों का या अपनी फैमिली का अप्लाई करें। लेकिन अगर जो लोग जनवरी के बाद यूरोपियन नेशनल बनेंगे वो अंडर द इंग्लिश लॉ आएंगे, ना कि यूरोपियन लॉ आएंगे। ये दोनों सूरतों में इफेक्ट होगा। अगर आप अपनी इंडिविजुअल एप्लीकेशन करते हो प्री सेटलमेंट के लिए तब भी, या प्री सेटलमेंट के लिए, या अगर आप लोग शादी बाद में करते हो फ्रॉम द आफ्टर द 1 जनवरी किसी भी यूरोपियन के साथ, तो जो लोग 1 जनवरी के बाद यूरोपियन से शादी करके वीज़ा अप्लाई करेंगे वो भी इंग्लिश लॉ के तहत क्वालिफाइड करेंगे। लिहाजा ये दोनों सूरतों में आपको या तो आपका रिलेशनशिप प्रायर टू 31 दिसंबर होना चाहिए था अगर, या नेशनलिटी, क्योंकि आपको नेशनलिटी जनवरी में मिली है, तो लिहाजा जो आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हो, ना कि आप अपने इंडिविजुअल बेस पे। इसका मतलब ये हुआ वो पेंडिंग हो या ना हो, आप दोनों की एप्लीकेशन सेम टाइम कर सकते हो। आपको क्या करना होगा कि आपकी मिसेस की एप्लीकेशन फॉर द सेटलमेंट जाएगी, क्योंकि अगर उनको 5 साल यहाँ पे नहीं हुए तो प्री सेटलमेंट में जाएगी, और आप उनके एज ए डिपेंडेंट जाओगे, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है या जो मैरिज है इट हैज़ बिन रजिस्टर्ड बिफोर द 1 जनवरी, जो कि पहले हो चुकी हुई है, और आपने सिर्फ ये साबित करना है कि आपका रिलेशनशिप वाज स्टेब्लिश वाज अकर्ड बिफोर द 31 दिसंबर। दोनों चीज़ें अगर साबित हो रही हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, इकट्ठी एप्लीकेशन हो सकती है, लिहाजा इसमें किसी किस्म की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा वालेकुम नाम अवैस है अस्सलाम। जी फैज़ सर, और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। बहुत शुक्रिया सर, रेगुलरली थैंक यू जब मच, भी मुझे टाइम मिलता है मैं रेगुलर देखता हूँ ऑलमोस्ट। बहुत शुक्रिया जी। मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे 10 मई को लास्ट मंथ ईमेल आई थी कि आपका वीज़ा हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आपको 10 दिन के अंदर बीआरपी कार्ड आ जाएगा। ठीक। तो आज तक बीआरपी कार्ड मुझे मौसूल नहीं हुआ अभी तक। राइट। तो और मैं इस 10 तारीख को घर भी छोड़ रहा हूँ, वो वाला मैं नए घर में मूव हो रहा हूँ। ठीक। तो मुझे अब पता नहीं कि क्या होगा, कैसे मुझे बीआरपी कार्ड मिलेगा, काइंडली ये जरा एक्सप्लेन करें। आपने जो वीज़ा है वो खुद अप्लाई किया था या वाया सोलिसिटर किया था आपने? नहीं, मैं खुद किया था। ठीक। दो चीज़ें हैं मेरे भाई, थैंक यू प्रोफेसर आप कॉल का, अप्रिसिएशन का। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपका वीज़ा लग गया था तो आपको एक लेटर आया था कि यू विल रिसीव योर बायोमेट्रिक कार्ड विद इन 10 वर्किंग डेज़,
और साथ सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि इफ़ यू नो रिसीव योर कार्ड विद इन नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज सो यू मे कैन कॉन्टैक्ट विद अस, उन्होंने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, उनको फ़ोन कर लें, उनको ईमेल लिख दें कि ये मेरा एड्रेस था, मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ और प्लीज़ जो मेरी जो लेटर है वो नए एड्रेस पे भेजा जाए। या ये ना हो कि आप लेटर लिखें, कार्ड उन्होंने भेज दिया हो, फिर आपका मसला बन जाए। आइडियली जहाँ पे भी आप रह रहे हैं बाय लॉ भी ये आपके पास राइट है कि लैंडलॉर्ड या जो नया टेनेंट आएगा आप उसको कह के जाओगे कि प्लीज़ नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज तक जो मेरी पोस्ट आएगी यू नीड टू कीप एज सेफ़, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरी डिटेल्स है, कोई चीज़ हो मुझे बताना, मैं आपको पिक कर लूँगा आपसे। और थर्ड ये होता है कि अगर आप चाहते हो तो आप अभी से, आज जाने से पहले, आज 8 तारीख है, आप अभी अपनी जो पोस्ट है उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने नए एड्रेस के ऊपर, ताकि जो चीज़ें आएंगी आपके नए एड्रेस पे चल जाएंगी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए। पहले 10 तक वेट कर लें, अगर आपको मिल जाता है वो अच्छा होगा। सेकंड, आप उनको फ़ोन करें, नया एड्रेस बता दें। मेरे ख्याल वो सेकंड ऑप्शन इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। समटाइम ये होता है कि आप अपनी ईमेल या फ़ोन बता दोगे करके उनको, लेकिन ये ना हो कि उन्होंने पहले ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हो, फिर उसको कैंसिल करें, फिर नया भेजें, आपके लिए नया मसला बन जाए। आइडियली अपने जो लैंडलॉर्ड है या नया टेनेंट है या अगर आपने सेल कर रहे हो तो इन किसी भी सिनेरियो में जो नया उस पर ऑक्यूपेंट होगा उस घर के अंदर, उसको बता के जाओ कि जी मेरी पोस्ट आनी है, ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेक श्योर करना कि जब भी आप रिसीव करते हो या आप भी, क्योंकि हम आज 10 को छोड़ रहे हैं, हमारी कुछ पोस्ट ऑन द वे हो सकती है, तो जो भी हमारी पोस्ट आए आप उसको सेव करते जाएं और हम आपको हर रोज़ कॉल कर लेंगे या अपने से पूछ लेंगे। और कम से कम 1 महीने तक हमें ये प्लीज़ आप एज ए कर्टसी आप करें। मुझे नहीं लगता कि अगर आप उनसे नाइसली टॉक करोगे तो कोई ऐसे भी अनफॉर्चुनेट माइंड बंदे भी हो सकते हैं कि वो आपकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी आपके पास ऑन ना करें। बिलीव कि वो आपके ये मामलात को और सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको लाजमी टेक्स्ट कर देंगे, भैया आपका डॉक्यूमेंट्स आए हैं, पेपर आए हैं, आप कर लो। और सम टाइम क्या होता है कि अगर पोस्ट उसको बता दो, अगर पोस्ट मैन आता है वो कहता है जी मुझे सिग्नेचर चाहिए तब मैं पास ऑन करूँगा, तो फिर उनको बोलो कि हमें कार्ड दे जाओ, पोस्ट वापस ले जाओ, बंदा यहाँ से मूव कर गया, वो खुद इसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। आप फिर उस कार्ड के ऊपर जो है कार्ड का कॉन्टैक्ट होगा, वहाँ पे कॉल करो, अपनी आईडी ले जाके वहाँ से पोस्ट ऑफिस भी पिक कर सकते हो। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये मोटे मोटे 4-5 ऑप्शंस थी जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको ये बताते हो कि मुझे 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, मेरा अभी कार्ड नहीं भेजा, तो नए एड्रेस पे भेजो, उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में सम टाइम प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ कि आप नए ऑक्यूपेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से या एज ए कर्टसी उनसे रिक्वेस्ट कर लो, वो आपको ज़्यादा सूट कर जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका जी? सर जी मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज। और पूछिए मेरे भाई, पूछिए। जी सवाल एक ये है कि मेरी मदर इन लॉ इधर, हाँ जी। उनका 5 साल का सेटलमेंट लगवाया था उनके बेटे ने, वो स्पेन से आया हुआ था इधर। राइट। तो उसकी अब उसने अपनी मम को वापस भेज दिया पाकिस्तान, तो क्या वो दोबारा वो आ सकती हैं और आके हमारे पास अपनी बेटी के पास रह सकती हैं? ठीक। और उसके बाद उनकी बेटी या मैं वो उनका कुछ कर सकते हैं या उनका बेटा ही करेगा? एक सवाल ये है। तो दूसरा ये है कि हम इधर हमारे पास इंडेफिनेट है, तो हम अपने बहन भाइयों का कुछ कर सकते हैं इस एंड ऑफ द जून? आपके पास नेशनलिटी कौन सी जी मेरे भाई? आपके पास आपकी किसी के पास नेशनलिटी कौन सी? यूके की है ना, इंडेफिनेट नेशनलिटी पाकिस्तानी है। ठीक ठीक ठीक, ओके जी पाकिस्तानी है। ओके। पहली बात तो ये थी, जो सवाल है कि आप क्या अपने फैमिली मेम्बर को बुला सकते हो जिसके पास इंडेफिनेट हो या जिसके पास नेशनलिटी हो यूके की, वो डायरेक्टली या ओपनली, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्रैक्टिस ऑफ लॉ नहीं है कि आप किसी भी फैमिली मेम्बर को बोलो मेरा वो डिपेंडेंट है, वो अप्लाई करें वो आ जाए।
यस आप कर सकते हैं, एल्डर डिपेंडेंट का कर सकते हैं, फैमिली पेरेंट्स का कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कि आपने तो वो ये इस्टेब्लिश कर लिया कि फ़र्स्ट आपके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, एम्पल अकोमोडेशन है। थर्ड ये है कि आप उनको फाइनेंशियली एंड फिजिकली सपोर्ट करते हो, और जो एप्लीकेंट हैं, जो फॉरेन में जो बैठे हैं या आपके रिलेटिव, वो आप पे इंटायरली एंड सोली डिपेंड करते हैं। और ये जो उनकी जो सपोर्ट है ये इतनी एक्सेप्शनल है कि विदाउट जो सपोर्ट वो अपने होम कंट्री में उनका रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ये ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये पेरेंट्स के लिए ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरा कोई 25 साल का या 30 साल का बहन भाई है, शादीशुदा है या सिंगल है, क्या मैं उसको यहाँ पे बुला सकता हूँ, ये बड़ा स्लिम सक्सेसफुल के चांसेस हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 2 आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट टू कि आपकी तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो या आपके जो क्लेम है वो विद एविडेंस ही इस्टेब्लिश हो रहा हो। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये जाती है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर होगा उस पर अपने डिपेंडेंसी शो करने के लिए कि आप कब से उसको सपोर्ट कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो ओवर 18 है या इवन अंडर 18 है, तो जो लोग यूके में इंडेफिनिट हैं, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उनको ये स्टेट राइट नहीं मिलता कि भई आपके पास इंडेफिनिट आ गया, आपका बहन भाई है उसको बुला लो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब जाते हैं जो मेन क्वेश्चन की तरफ कि आपके ब्रदर इन लॉ ने या आपकी मिसेस के भाई ने अपनी वालदा को यहाँ पे एज ए यूरोपियन डिपेंडेंट बुलाया एज ए मदर। जब ये 5 साल का वीज़ा मिला है तो उसमें 2 कंडीशन हैं। एक कंडीशन ये है कि जो मैडम हैं वो यहाँ पे 5 साल पूरे करेंगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसका स्पॉन्सर है, जो उसका बेटा जो यूरोपियन नेशनल है, वो 5 साल यहाँ पे रहेगा, और रहते हुए उसने अपने आप को यूरोपियन टीटी राइट्स एक्सर किए, या वो फुल टाइम एम्प्लॉय था, सेल्फ एम्प्लॉय था, फुल टाइम स्टूडेंट था। तो इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर एक उन्हें कम से कम फिल करनी है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि यूरोप से कोई बंदा यूके में आए, 6 महीने रहा, डॉक्यूमेंट्स उसने जॉब स्टार्ट की और अपने पेरेंट्स को बुलाया, आप वापस चले गए, वालदा वापस चले गई। इट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही तरीक़ों से नंबर 1 इज़ इलीगल, नंबर 2 इज़ क्रिमिनल्स ऑफ सेटलमेंट, और नंबर 3 ये है कि जब आप 5 साल पूरे करने जाओगे तो टिक बॉक्स करने को टिक बॉक्स होएगा ही नहीं। जो साहब हैं वो यूके में नहीं है, जो स्पॉन्सर है वो यहाँ पे नंबर 2 अपने जो टीटी राइट्स है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, और जो मेन एप्लीकेंट हैं 5 साल के बाद बनेगी उसकी जो आपकी मदर इन लॉ हैं, वो यहाँ पे यूके में रही नहीं है और वो अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो देन अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स आंसर आ जाएगा नो। अब सवाल ये है कि आप कहते हैं कि लो जी पिछले महीने वो वापस चले गए हैं, वालदा हमारी यहाँ से वापस चले गई हैं, और सम हो या किसी रीज़न की वजह से अब वो जो स्पॉन्सर है ही इज़ नॉट स्पॉन्सरिंग एनी मोर टू द एप्लीकेंट। हाँ, अगर वो वापस आ जाते हैं यहाँ पे आ जाएं क्योंकि वीज़ा उनके पास है, यहाँ पे रहते हुए फिर आपको उनकी जो वेरिएशन ऑफ एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि पहले वो यूरोपियन की डिपेंडेंट थी क्योंकि उसका बेटा यहाँ पे था, अब अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से लीव कर गया, लेकिन क्योंकि अब जो हमारी मदर है वो हम पे डिपेंडेंट हो गई है और अब उसका वापस जाके रहना या सर्वाइव करना मुश्किल है विदाउट आवर फिजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अभी भी उनके पास वीज़ा है, जितनी जल्दी हो सकता है वापस बुलाएं, ये ना हो कि वो साल वहाँ बैठी रहें, साल बाद दोबारा वापस आएंगी तो फिर लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी रेज एट द एयरपोर्ट। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है, इमीडिएटली एक्शन लें, उनको यहाँ पे बुलाएं और बुला के फिर अगर अपनी वेरिएशन एप्लीकेशन करनी है तो उनकी कैटेगरीज को मतलब एज ए स्पॉन्सर को चेंज किया जा सकता है। पहले उनको यूरोपियन डिपेंडेंट वीज़ा था, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे सेटल्ड हैं, इंडेफिनिट नेशनलिटी हो गई, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो रह नहीं सकती, तो यस जो सेटल्ड पर्सन हैं वो अपने एल्डर पेरेंट्स को या एल्डर डिपेंडेंट को अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट की उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहे हों। उसमें मेनली आपकी इनकम काउंट होगी कि आप किसी किस्म के बेनिफिट नहीं ले रहे, आपके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, सेविंग है, और उसके बाद सेकंड आएगा कि आप अपनी फैमिली को एंड जो आपकी मदर इन लॉ है उसको अपने अकोमोडेट कर सकते हो विदाउट रिकॉस्ट टू पब्लिक फंड। उसमें भी कंडीशन होगी कि ये ना हो कि आप काउंसिल से किसी किस्म की हाउसिंग ले रहे हो या कोई सपोर्ट आ रही है। और थर्ड ये होएगा कि यस आपके पास इतने फ़ंड थे जो हैं आप उनको भेज रहे थे, जब से वो यूके में रह रही हैं, जब से उसके बेटे ने उसको सपोर्ट करना बंद किया, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो और उनका वापस जाके सेटल होना
या ऑन इज़ ओन अपने कंट्री में फ़िज़िकली और फाइनेंशियली रहना और सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल है। अगर तो ये पैरामीटर्स आप फिल कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट है, ये एप्लीकेशन की जा सकती है। लेकिन इसके लिए बेस्ट है उनके पास वीज़ा है, उनको दोबारा कॉल करें जहाँ पे आएँ। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि मैडम बोलें कि मेरा यहाँ पे अनफॉर्चुनेट दिल भी नहीं लगता और मैं यहाँ रहना भी नहीं चाह रही, 5 साल का वीज़ा है और 5 साल के बाद आऊँ तो क्या मुझे सेटलमेंट वीज़ा मिलेगा? आई एम सॉरी, नो वे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी रियाज साहब, क्वेश्चन मेरे 2-3 छोटे-छोटे। जी बिस्मिल्लाह सर। अगर कोई बंदा 10 साल लीगली पूरे कर लेता है और आईएलआर अप्लाई करता है, हाँ जी तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा इंग्लिश टेस्ट B1 है, ठीक। और अगर उसने जीसीएसई यहाँ से किया हुआ तो वो उसको करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फीस अगर वो देता है उसके लिए आईएलआर के लिए और वो रिफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं कि गैप है आपके 10 ईयर में, तो फीस रिफंडेबल है या नहीं, ये जरा बता दीजिएगा प्लीज। थर्ड क्वेश्चन। बस यही दोनों। ठीक है, थैंक यू। पहली बात, ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ से इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं या नेशनलिटी अप्लाई करते हैं उनके लिए 2 इंग्लिश रिक्वायरमेंट हैं। वन इज़ लाइफ इन यूके टेस्ट, जो कि जब भी पास कर लो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 2, 4, 5, 10 साल तक वैलिड होता है। नंबर 2, आपने IELTS एग्ज़ाम पास करना है, उसका जो लेवल होना चाहिए कम से कम B1 होना चाहिए और वो UKV रेफरेंस नंबर के साथ होना चाहिए। अगर आपने यूके के अंदर से डिग्री की हो या फ़ॉरेन से डिग्री की हो और जो डिग्री है इज़ इक्विवेलेंट टू द ग्रेजुएशन इन द यूके, तो फिर यस आप एग्जाम्प्ट हैं। अगर तो यूके से आपने डिग्री की है, नॉट GCSE और A लेवल, अगर आपने यूके के अंदर से 3 साल की ग्रेजुएशन की है या आपने एक मास्टर किया है या PhD किया है, तो यस यू आर एग्जाम टू पास द B1। अदरवाइज़ यू हैव टू GCSE और O लेवल से एग्जामेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने फ़ॉरेन से की है किसी भी कंट्री, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान, किसी अरब कंट्री से, लेकिन जो आपको द टॉट ऑफ मेथड ऑफ द टॉट था वो इंग्लिश था और जो लेवल था इज़ अबव द यूके या एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू द यूके ग्रेजुएशन है, तो फिर भी आपको आप एग्जाम्प्ट हैं, आपको B1 पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 चीज़ें पूरी हो गई। अब थर्ड सवाल आपका ये था कि अगर आपने ILR की एप्लीकेशन करते हो, इफ़ गॉड फॉरबिड इन सम रीज़न वो रिफ्यूज़ होती है, वो गैप की वजह से निकाल लें या कोई और रीज़न निकाल लें, तो क्या फ़ीस रिफ़ंड होगी? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अगर आप कोई यूके के अंदर कोई एप्लीकेशन करते हो और उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हो या उसके बाद एक और एप्लीकेशन करके पहले वेरिएशन करते हो, तो वहाँ पे एक प्रोविज़न है कि वो £25 एज ए एडमिन कॉस्ट करके बाकी पैसे रिफ़ंड कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ आल्सो होम ऑफिस डिस्क्रिप्शन, इज़ नो मीन कि आप राइट इंटाइटल हो या होम ऑफिस इज़ बाउंड टू बी पे यू बैक। इसलिए अगर अनफॉर्चुनेटली गैप आएगा या गैप की वजह से रिफ्यूज़ होती है या किसी इवन और किसी ग्राउंड की वजह से भी, तो फिर होम ऑफिस के पास राइट है कि वो आपकी जो पेड फीस है उसको रिटेन कर लें, और जब नई एप्लीकेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पे अगेन ऑल द फ़ी। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब नेशनलिटी की अप्रेशन करते हो, अगर नेशनलिटी किसी वजह से रिफ्यूज़ करते हैं, तो फिर वो शायद £75 जो ओथ सेरेमनी की फ़ीस होती है वो रिफ़ंड करते हैं, बाकी पैसे होल्ड कर लेते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 जी, मेरे भाई टीवी की वॉल्यूम कम कर लें और बोलें सवाल कि आप लाइव हैं इस वक्त। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। दुआ क्या करें जी। जी। आदिल बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, काइंडली जरा इसको जरा डिटेल से सुन लीजिएगा, फिर आप प्लीज़ तसल्ली से रिप्लाई कर दीजिएगा। मेरी एक कज़न है और वो डाइवोर्स याफ्ता है और वो पाकिस्तान में है। उनके हस्बैंड स्पेनिश नेशनल थे, तो वो बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों के पासपोर्ट अप्लाई किए स्पेनिश एज ए स्पेनिश नेशनल। तो अब उनके पास बच्चों के पास भी स्पेनिश पासपोर्ट हैं, वो पाकिस्तान से ही उन्होंने अप्लाई किए थे। तो वो बच्चे लास्ट ईयर इधर आए थे
पहले वो स्पेन आए हैं, फिर स्पेन से बाद उन्होंने इधर यूके में आए हैं, और यूके में आके उन्होंने जो है उसने जो है वो जो सेटलमेंट यूरोपियन सेटलमेंट होती है वो बच्चों की करवा ली। उसके बाद वो बच्चों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करता रहा, और बाद में जो है वो बच्चे जो है मुतनफर हो गए उनसे। तो उसके बाद वो बच्चे इधर बच्चों का दिल लग गया था, वो वापस नहीं जाना चाह रहे थे, तो वो वाया जो है वो इंग्लैंड यानी हीथ्रो से ही वो लेके गया जाना चाह रहा था बच्चों को, लेकिन बच्चों ने इमिग्रेशन अथॉरिटीज को भी फिर बताया, और वहां से फिर उन्होंने इनमें जो है वो रोक दिया इनको जाने से बच्चों को। उसके बाद फिर कौंसिल भी इन्वॉल्व हुई, और इस तरह जो है वो बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे तो उन्होंने इनसे पासपोर्ट ले लिए, लेकिन बाद में जो है वो फिर इनको बच्चों को दोबारा वो बहला फुसला कर जो है ना वो स्पेन लेके चला गया, बार्सिलोना, और वहां से जो है वो बच्चों को बार्सिलोना से वो पाकिस्तान लेके वापस चला गया। तो अब बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमने वापस आना है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इधर स्कूल में पढ़ रहे थे। तो लेकिन मसला ये है कि उनकी जो वालदा है वो डाइवोर्स है, तो वो बच्चे एक अंडर 16 है और एक अंडर और एक 14 है। राइट। तो वो अब दोनों जो है वो बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि हमने अपनी वालदा के बगैर अब नहीं आना पाके इधर यूके में। ठीक तो ठीक। मेरे ये क्वेश्चन है कि उनकी वालदा को किस तरह यानी कि हम दोबारा से वो आ सकती हैं इधर एज ए गार्डियन बन के या जो भी है। और दूसरी ये है कि वो जो उनके जो उन्होंने वो सेटलमेंट करवाई थी वो खत्म तो नहीं होगी जो बच्चों की उन्होंने यूरोपियन जो बच्चों के पास सेटलमेंट कौन सा वीज़ा इस वक्त यूरोपियन है या प्री सेटलमेंट है एज ए डिपेंडेंट ऑफ यूरोपियन उनके पास वैसे स्पेनिश पासपोर्ट है, लेकिन जो सेटलमेंट थी उनके वालिद ने इधर से ही करवाई थी। ठीक है। और पासपोर्ट कहाँ पे हैं बच्चों के इस वक्त? स्पेनिश वो हैं कहाँ पे इस वक्त? पाकिस्तान में है। ओके ठीक। देखिए दो चीज़ें हैं, पहले उनकी वालदा ने कभी वीज़ा अप्लाई किया पहले कभी कोई? दफा अप्लाई किया था, वो उसके वालिद ने ही किया था कि मैं जो है ना इसको बच्चों का गार्डियन बना कर लेके जा रहा हूँ, कोई इस टर्म ने किया था, मुझे वो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उन्होंने वैसे अप्लाई किया था और वो रिफ्यूजल आ गया। राइट। ओके अब मेरे भाई दो चीज़ें हैं जो हमेशा हम प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहते हैं एंड में भी कहते हैं कि अगेन ये इतना सिंपल ना लें कि मैं आपको बोलूँ कि यस टिक बॉक्स करें तो आपका हो जाएगा। आइडियली जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें की पॉइंट है वो ये है कि जो लास्ट टाइम उनकी मैडम का वीज़ा अप्लाई किया था उसमें रिफ्यूज़ हुआ है, किस रीज़न से रिफ्यूज़ हुआ, वो रिफ्यूज़ल लेटर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। नंबर 2 ये है कि यस अगर यूरोपियन बच्चे हैं उनका यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा हो गया है, उनको बाय फोर्स यहाँ भेजा गया है, तो यस ये केस स्ट्रॉन्ग है, इसको आर्गुएबल है। बिल्कुल उनकी माँ एज ए कंपनी ऑफ एज ए गार्डियन भी आ सकती है अगर उसका अप्लाई किया जाए, या फिर उनको बच्चों के तौर पे एप्लीकेशन यहाँ पे की जा सकती है। अब सवाल ये है कि कौन सी एप्लीकेशन की जाएगी। ऑफ कोर्स क्योंकि वो यूरोपियन वो खुद डिपेंडेंट हैं अपने फादर के यहाँ पे, तो क्या इस बेस पे जो बच्चे हैं वो अपनी डिपेंडेंसी पास ऑन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। लेकिन यस इसको एड्रेस किया जा सकता है। आइडियली आपको क्या चाहिए कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं लास्ट रिफ्यूज़ल का, जो उनके पासपोर्ट की कॉपी है उनके पास, और अगर उनकी डिवोर्स हुई है तो कहाँ से इसने दी है, ये चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं उसकी डिवोर्स, और तमाम चीज़ों को देखते हुए उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे की जा सकती है। जब तक स्पेशली ये बच्चे 18 साल के नहीं होते और इस एज तक उनके पास राइट है कि चाहें तो माँ उनके साथ आके यहाँ पे यूके में एज ए गार्डियन स्टे कर सकती है। अब ड्यूरिंग दैट टाइम वो सेटलमेंट में कैसे जा सकती है। ऑफ कोर्स अगर ये बच्चे यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन में आते हैं कि वो अपने को फंड में कोई इशू आ जाता है, कोई पोजीशन बना लेते हैं, तो आगे भी कुछ चीज़ कंसिडर हो सकती है, फॉर द सेटलमेंट रूट के ऊपर भी देखा जाता है। लेकिन अभी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हों उनको लेके मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि किसी भी सॉलिसिटर जिसको समझते पर ट्रस्ट हो, आप उनको जाके दिखाएं कि अगर उनको एज ए गार्डियन हमने लेके आना अप्लाई करना तो क्या पोजीशन है, या उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, वो ये बैठ के आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ उनके पास पासपोर्ट होने या उनके पास उसके फादर के पास नेशनलिटी होना कंसिडर नहीं होगा, उनकी अकोमोडेशन आपको अरेंज करनी पड़ेगी कि जब वो आएंगे तो यहाँ पे कहाँ रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 उनका फाइनेंशियल कैसे उसको एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि उनको 3 साल यहाँ पे नहीं हुए और गवर्नमेंट उनको फंडिंग नहीं करेगी। बच्चे 18 साल से कम हैं, यस वो स्टडी करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन की जा सकती है। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके किसी वकील के पास चले जाएं अगर आप जहाँ पे कंफर्टेबल फील करें या कॉन्फिडेंट हों, हमसे मिलना चाहें मोर देन वेलकम। हम इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करते हुए यस
एप्लीकेशन देयर इज़ अ गुड चांस कि एप्लीकेशन की जा सकती है एज ए गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन, और जो मैडम है, लेकिन उसको इनिशियली जो वीज़ा मिलेगा वो 6 माह का होगा, फिर डिपेंड करता है कि आगे उसको कैसे परसू करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे दो क्वेश्चन थे कि पहला ये था कि मैं 2012 में इधर यूके आया था राइट स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, राइट तो उसमें कॉलेज में था। तो उसके बाद जो है मेरे 2014 में जब वीज़ा एंड होने लगा था 3-4 मंथ्स से, तो मैंने यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। राइट लेकिन ये था कि वो सेशन जो था वो जनवरी सेशन था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरा सितंबर यहाँ से फिनिश हुआ था। लेकिन ये कि मैंने पाकिस्तान जाके तो सारा वीज़ा वगैरह दोबारा अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया था। तो मैं विद फैमिली वाइफ और एक बेटे के साथ जो सा इधर आ गया था। तो उसके बाद जो सा कुछ प्रॉब्लम चला यूनिवर्सिटी के साथ, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने साइलम अप्लाई कर दिया था। ठीक। तो तकरीबन 5-6 साल हो गए, तो साइलम का रिफ्यूज होता रहा, हेयरिंग चलती रही, वो काफ़ी सिलसिला इस तरह होता रहा। मैंने अपना भी किया। सवाल क्या मेरे भाई, ये सारी आपका फैक्चुअल स्टोरी है, हुआ क्या, सवाल क्या था? सवाल ये था कि अब 7 ईयर कंप्लीट हो गए थे बच्चों के, तो उसका 7 ईयर बेस पे मैंने अप्लाई किया, लेकिन अभी तकरीबन 4 मंथ्स हो गए। तो उनका सिर्फ एक ईमेल आई थी कि हमें रिसीव हो गया, तो मैंने काम की इजाज़त के लिए भी पूछा था। ओके, अब सॉरी लेट मी आस्क अ क्वेश्चन प्लीज माय फ्रेंड। आप जब अपनी वाइफ को लेके आए हो या बच्चों के साथ रहते हुए आपको यहाँ पे 7 साल हो गए, कभी यहाँ से वापस नहीं गए? नहीं, वापसी नहीं। ओके, और बच्चों की क्या होगी, बच्चे यहाँ पैदा हुए थे? एक जो 2 यहाँ पे पैदा हुए, एक जो पाकिस्तान से आया था उसके 7 कंप्लीट हो गए। जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसके अभी नवंबर में 7 कंप्लीट हो जाएंगे। ओके ठीक है। अब आपका सवाल एक है कि टाइम क्या लगेगा, राइट? जी मैं जो पाकिस्तान से आया था उसके 7 के अप्लाई हमने कर दिया, और उसमें दूसरे का भी मेंशन कर दिया कि सेकंड जो चाइल्ड यहाँ पैदा हुआ है उसका भी ओके मेरे भाई थैंक यू। जो सारा मामला आपने किया वो आपका एक इमिग्रेशन हिस्ट्री थी। अब आपका जो सवाल बनता है कि मैंने 7 साल की बेस पे बच्चे का वीज़ा अप्लाई किया, 4 माह हो गए, रिजल्ट क्या है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स? आपको ईमेल आ गई है कि हम आपके केस को देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, या कम से कम हमने आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए हैं। ऑन सेकंड ये है कि इसमें टाइमिंग अनफॉर्चुनेटली 6 माह लग रहे हैं एवरेजली, लेकिन कुछ जो केसेस हैं वो जल्दी हो रहे हैं, कुछ बाद में भी, लेकिन अभी 4 माह हुए हैं, वेट करें। पहली बात तो ये कि आपको कॉन्फिडेंट हों कि आपकी एप्लीकेशन होम उसके पास है। उसकी 2 रीज़न्स, एक अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, प्रूफ आपके पास। सेकेंडली उन्होंने आपको एक्नॉलेज कर दिया बाय ईमेल के येस वी आर कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ उनको कोई क्वेरी चाहिए होगी, कोई फर्दर क्वेश्चन चाहिए होंगे या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो आपको वाया इधर ईमेल और द फ़ोन या पोस्ट में लेटर आएगा, उसको रिप्लाई कर देना। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, कॉल नहीं आती, तो फिर रिलैक्स करें। टाइमिंग में आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि आपको सबको पता है कि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी डिलेइंग हो रही है, काफ़ी बैकलॉग चल रहा है, लेकिन अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। हमेशा जब इसका केस पेंडिंग होता है तो वो 2 बंदों से रब्ता करते हैं, या एप्लीकेंट से या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो कि सोलिसिटर हैं, या कोई भी अगर आपका कोई और अंडर रेगुलेटेड बॉडी कोई और रिप्रेजेंटेटिव हुआ तो उससे बात कर सकते हैं। वकील से रब्ते में रहें। कोई फर्दर सवाल होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपसे क्वेरी करेंगे, आपको अप्लाई करना। लेकिन अगर आपने 7 साल पूरे करते हुए बच्चों से अप्लाई किया है, क्योंकि ये लो है, तो मेरे ख्याल में अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि लॉ के मुताबिक एक शर्त है कि बच्चा जहाँ पैदा हो 7 साल का हो जाए, या अगर बच्चा यहाँ पे आता है और 7 साल जहाँ पे गुजार ले और वो उसकी एज 18 साल से कम हो, तो आपके पास राइट है कि अंडर द चाइल्ड 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी यू कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर द फर्दर लीव टू रिमेन, विच इज़ वो 10 ईयर्स रूट में आपको डाल देंगे। 2.5 साल की लीव मिलेगी आपके तमाम फैमिली जो बच्चे 7 साल से कम हैं उनको भी साथ वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे जब ये यूके में पैदा हुए और वो 10 साल के हो जाएंगे, तो आपके पास राइट है कि आप उनकी नेशनलिटी अप्लाई करें, पहले रजिस्ट्रेशन फिर उसकी नेशनलिटी। और जो बच्चा आपके साथ अब्रॉड से आया है, या आप और आपकी मिसेस, आपको अनफॉर्चुनेटली 10 साल पूरे करने होंगे, तब आप जाके इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा एक सवाल है। प्लीज़। हेलो जी सर फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ आपका जी सवाल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सवाल पूछें, लाइव हैं, मैं आपको आंसर करूँगा जी।
अच्छा, बात ये है कि पिछले दफा मैंने सवाल किया था कि 30 जून तक मेरी वाइफ यहाँ ब्रिटिशर है। हाँ जी, मेरी वाइफ ब्रिटिशर है, मैं जर्मन हूँ। राइट। तो मैं क्या 30 जून तक उसको ज्वाइन कर सकता हूँ? पिछली दफा आपने कहा था नहीं, या मैं प्री सेटलमेंट के लिए अप्लाई करूँ? एक तो ये सवाल है। ठीक। दूसरा सवाल ये है कि मेरा भाई यहाँ आया था पिछले साल 2020 में, फिर वो वापस चला गया ठीक। जर्मनी। वहाँ से उसने 31 दिसंबर से पहले अप्लाई किया, और उसने, लेकिन होम ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपने जो NHS का कार्ड दिया है या बैंक स्टेटमेंट दिया, चूंकि आप यहाँ पर नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि मैं कोरोना की वजह से नहीं आ सका, मैं आना चाहता हूँ, जो कोरोना होगा तो मैं आ सकता हूँ। तो पहला ये सवाल है। दूसरा ये मैंने आपसे पूछा है, क्या मैं वाइफ को ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ओके, आपकी वाइफ के है यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप है और आप यूरोपियन करना पड़ेगा? जी सर। ओके, राइट। ओके, अब मैं आपके सवाल को 3-4 एंगल से आंसर करने की कोशिश करता हूँ जो उसमें अवेलेबल ऑप्शंस हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि आपने बोला कि आपकी जो मिसेज़ हैं वो यूके में, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आप यूके में रह रहे हैं और आप दिसंबर से पहले के यहाँ पे रह रहे हैं और आपकी शादी उससे पहले रजिस्टर हुई थी। तो इससे दोनों सिनेरियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न ये है कि अगर आप अपनी मिसेज़ के डिपेंडेंट होने जा रहे हैं तो फिर आपको जो इंग्लिश लॉज हैं या इंग्लिश जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। अब उसकी आगे प्रोविज़न सुन लें जी। उसमें अगर जो सब कैटेगरीज है उसमें डिटेल में जाता हूँ, वो ये है कि अगर आपकी किसी भी जो बंदा ज्वाइन कर रहा है अपनी ब्रिटिश नेशनल स्पाउस को, उसकी अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है और 65 से कम है, और उस सूरत में आपको 3 चीज़ें इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं एप्लीकेंट को। नंबर 1 कि उसने इंग्लिश का सर्टिफिकेट पास किया है विच इज़ A1 या A2। दूसरा ये है कि उनकी शादी हुई है और उनका मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास है। थर्ड ये है कि जो स्पॉन्सर है, जैसे आपकी वाइफ जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है, क्या उसकी इनकम यूके में रहते हुए 18,600 से अबव है। अगर इनकम नहीं है तो उसके पास मोर देन 6 मंथ से 62,500 पाउंड बैंक में पड़ा है एज ए सेविंग। ये उस सूरत में है जब आप और दोनों या एप्लीकेंट में स्पेशली वो 65 से कम हो, 18 साल से अबव हो। अगर आप कहते हो कि जी मेरी उम्र 65 से अबव है, तो फिर आप इंग्लिश से जो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन आपके जो स्पॉन्सर आपके मिसेज को इनकम शो करनी पड़ेगी और साथ आपको यह सेविंग दिखानी पड़ेगी। ये है उस सूरत में अगर आप यूरोपियन एज ए डिपेंडेंट बनने जा रहे हैं ब्रिटिश सिटीज़न के। मैंने आपको अगर एडवाइस किया होगा तो मैंने ये कहा होगा कि बजाय ये तमाम जो टिक बॉक्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करने से, ज़्यादा आसान है कि आप यूरोपियन नेशनल हैं, यूके में दिसंबर से पहले रह रहे हैं या बाद में बेशक भी आप अप्लाई करने राइट आपके पास है कि टिल द जून आपके पास राइट है कि आप अपने आप को प्री सेटलमेंट के अंदर जो स्कीम है उसके तहत अप्लाई कर लें। उसमें ना तो आपको इनकम शो करनी पड़ेगी, ना आपको रिक्वायरमेंट है उसका इंग्लिश वाली, तो लिहाजा ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है और डिपेंडेंसी नहीं होगी, आप अपनी कैपेसिटी में अपने आप को कैरी ऑन कर सकते हो। नंबर 2 ये है कि अगर आप यूके में रहते हुए आपको मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं, तो बजाय इसके कि प्री सेटलमेंट अप्लाई करें, आप डायरेक्ट सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जब सेटलमेंट अप्लाई करोगे तो उसके बाद फिर आपको जो पासपोर्ट अप्लाई करने में सिर्फ 1 साल के बाद हो सकता है। लेकिन अगर आप 6-7 साल से यहाँ पे रह रहे हो, जब सेटलमेंट अप्लाई करोगे तो फ़ौरन आपको ईमेल आ जाएगी, क्योंकि आपका जो सेटलमेंट वो ड्यू था मोर देन 1 ईयर्स, तो अब आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको ज़्यादा ऑप्शन जो है वो सूट करती है। अगर मैंने ये एडवाइस किया था कि आप ना करें, मैंने ये नहीं कहा कि आप कुछ ना करें, मैंने बस ये कहा होगा कि शायद ब्रिटिश के डिपेंडेंट बनने से अपने ओन कैपेसिटी में अपने आप को प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट जहाँ क्वालिफाइड करते हैं उसमें अप्लाई कर दें, ताकि आपका किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, और सेकंड आपको इनकम और इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि 30 जून आपकी डेडलाइन है। जो लोग यूरोपियन या उनके डिपेंडेंट यूके में रह रहे हैं, उनको इससे पहले अपने आप को प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्कीम के तहत रजिस्टर करवाना होगा।
बल्कि वो तमाम लोग जो यूरोपियन या उनके डिपेंडेंट को 3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले उनको एज ए यूरोपियन डिपेंडेंट या यूरोपियन फैमिली मेम्बर वीज़ा मिला हुआ है, उनको भी चाहिए कि वो अंडर द जो सेटलमेंट स्कीम है या प्री सेटलमेंट, इसके अंदर उनको लाजमी तौर पे अप्लाई करना पड़ेगा। जो पुराने लॉज थे या वीज़ा उनके पास हैं भी, तब भी उन पर ये कंडीशन है कि बाय द 30th वो अपने आप को लाजमी तौर पे अंडर द स्कीम रजिस्टर करवाएं, वरना अनफॉर्चुनेटली 30 के बाद फिर उनको और कैटेगरी में देखा जाएगा। तो मेरे भाई ये आपको शायद मेरी एडवाइस थी। जो आपके भाई का ऑफ कोर्स उसका रिफ्यूज़ल हुआ है, उसके लिए बेहतर है किसी वकील को जाकर दिखाएं, उसे डिस्कस करें। ऑफ कोर्स अगर वो यहाँ पे नहीं रह रहा तो फॉरेन कंट्री में बैठ के यहाँ पे सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट अप्लाई नहीं कर सकता, ये एक अंडरस्टूड लॉ है। बट फिर भी आपके पास राइट है कि जो रिफ्यूज़ हुआ है किसी वकील को जाकर दिखाएं ताकि वो आपको एडवाइस कर सके। मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने कॉल किया और सराहा, अप्रिशिएट किया, उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।